चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री। ये फोर्थ पार्ट है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दें नियम क्या है, क्या प्रभाव है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको विलायक में घोलने पर उनके कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे NaCl था, Na बन गया Cl बन गया। C6H5OH है, इसके दो मालिक्यूल्स जो है विलायक में घोलने पर एक मालिक्यूल्स में बदल जाते हैं, अर्थात एक कण हो जाते हैं, इनके कणों की संख्या में परिवर्तित हो जाता है और ये उस समय अणुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं और इस घटना को कहते हैं असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। ध्यान दें बार, वियोजित या संगुणित होने वाले पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उनके कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और वे उस समय अणुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं और इस अवस्था में सूत्र बदल जाते हैं। इस घटना को असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वियोजित या संगुणित होने वाले पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उसके कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और वे उस समय अणुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। इस घटना को असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके बाद देखें किस अवस्था में सूत्र बदल जाते हैं और P बराबर ICHT डेल्टा P अपान P नॉट या 0 इज इक्वल टू I मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर, मतलब सोल्यूट डेल्टा TV इज इक्वल टू I इंटू 1000 kb स्मॉल w अपान स्मॉल m कैपिटल W, डेल्टा TF बराबर I 1000 kf स्मॉल w अपान स्मॉल m कैपिटल W। और इस कंडीशन में होता क्या है तो देखें, एक नया टर्म आ गया I और इस I को क्या कहते हैं, ये I हो गया और Y को कहते हैं वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं, यानी वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। I क्या है, वांट हाफ गुणांक और I बराबर होता है, वैल्यू कितनी होती है इसका देखें, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर यहां से देखें आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन अपान क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन अर्थात I की वैल्यू क्या होती है तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, तो ये होता है I इज इक्वल टू और इसे हम कहते हैं वांट हाफ फैक्टर। एक बार और पूरा सुने, वियोजित या संगुणित होने वाले पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उनके कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और उस समय ये अणुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं तथा इस अवस्था में सूत्र बदल जाते हैं। इस घटना को असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें सभी में I आ जाता है, जो I क्या है
तो 1/2 फैक्टर है, 1/2 गुणांक है। और ये I बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये था आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि I की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर एक कण है, ये दो भाग में टूट गया, यहां से क्या होता है, I इक्वल टू हो जाएगा, तो वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पहले कणों की संख्या, यह हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। I इक्वल टू देखें, एक मॉलिक्यूल्स 3 भाग में टूट रहा है, यहाँ हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू कितना 3। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4/1 इज इक्वल टू कितना 4। यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी I बराबर 1/2। यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ देखें एक जो है सल्फर एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 0.12 हो गया। तो ये था आपका, एक कब है, जब आप देखेंगे उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन 100% होता है। अब आप पाएंगे यहाँ से देखें 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है। पहला कंडीशन देखें क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ना तो एसोसिएट होते हैं और न ही डिसोसिएट होते हैं, उनका न तो वियोजन होता है न संगुणन होता है। यहाँ से आप देखें, डू नॉट एसोसिएट आर डिसोसिएट, अर्थात जो ना डिसोसिएट होते हैं न एसोसिएट होते हैं, उनके लिए I का मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सब क्या है, यहाँ से आगे इनको न तो वियोजित होते हैं न संगुणित होते हैं, तो इनके लिए I बराबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन देखें क्या होता है, एसोसिएट कंपाउंड, ये क्या होता है, तो इनके लिए I का मान जो होता है वह जो होता है 1 से कम होता है एसोसिएट कंपाउंड्स के लिए। और इसमें एग्जाम्पल में आप देखेंगे C6H5 COOH हो गया, C6H5OH हो गया, CH3COOH, ये केवल बेंजीन के विलयन में बनाता है, तो ये हो गया। थर्ड कंडीशन देखें क्या हो जाएगा, थर्ड में आ जाइए डिसोसिएट कंपाउंड। डिसोसिएट कंपाउंड में क्या हो जाएगा, तो I का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जैसे अभी आपने देखा एग्जाम्पल में NaCl, KCl, K2SO4, ये सब क्या हो जाएंगे Al2, यहाँ से देखें Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये सब जो हैं आप पाएंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 से ज्यादा। 3 कंडीशन होते हैं। तो ये था हम निकालने का एक तरीका था I की वैल्यू कब, जब 100% डिसोसिएशन होता है। कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जिनका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, उनका मान जो है कुछ कम होता है, अल्फा होता है, जहां अल्फा को हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा कहते हैं। यहाँ पर सपोज करें कि कोई वैद्युत अपघट्य है AXBY, इसको जो ही विलायक में घोलते हैं तो यह अपने आयनों में टूट जाता है और प्लस हो जाएगा YB, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो प्लस Y हो जाएगा और यहाँ -X। एक मॉलिक्यूल्स
x a बनाएगा और y b बनाएगा। इसका मतलब कै कण में टूट गया x और y। और यहां से हम क्या करते हैं, यह समीकरण लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। एक कण कितने कणों में वियोजित होता था, वियोजित कणों की संख्या बराबर हो गया x प्लस वाई n बराबर हो गया। अब इसके बाद यहां से आप देखें, सबसे पहले मान लेते हैं इनकी मात्रा कितनी होती है 1 मोल। यहाँ अभी अब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, टूटा नहीं है, तो उस समय 0 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। अब इसके बाद इसमें से अल्फा पार्ट जो है डिसोसिएट हो जाता है, तो शेष कितना बचा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा x, यहाँ हो जाएगा अल्फा y, यहाँ जो हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, अर्थात उस समय विलयन में कितने पार्टिकल होंगे, तो अल्फा x होगा, अल्फा y होगा और 1 माइनस अल्फा हो गया। अब इसके बाद चला देखें फार्मूला हमारा क्या होता है बराबर, तो I बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी वियोजन के बाद कणों की संख्या। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा x प्लस अल्फा क्या y, अपान कितना हो जाएगा 1। और आगे बढ़ाना I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस 1 अपान 1। x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान पूरे का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से देखें प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, देखें यह हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा और n माइनस 1, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो I माइनस 1 अपान n माइनस 1। ये था, एक फार्मूला प्राप्त होता है जिसमें क्या क्या है, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, I क्या है क्वांटा फैक्टर, n क्या है वियोजित कणों की संख्या। तो ये फार्मूला प्राप्त होता है किसमें, वियोजन के केस में, और इसके हेल्प से हम I की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। यह एसोसिएशन संगुणन जिसको कहते हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको विलायक में घोला जाता है तो आपस में संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उस समय भी कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। और ये भी क्लियर है कि 100% एसोसिएट नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें मानते हैं कि अल्फा भाग एसोसिएट हो जाते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा। सपोज करें यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके कणों की संख्या n है और इसको विलायक में घोलते हैं तो यह an बन जाता है, एक कण बन जाता है। अब आप पाएंगे यहाँ से देखें, मान लीजिए हम 1 मोल ले लिया तो यहाँ पर कितनी मात्रा है 0। एक कब का है, यह हो जाएगा बिफोर एसोसिएशन, ये बिफोर एसोसिएशन हो गया। अब कह रहा है इसका अल्फा भाग एसोसिएट हो जाता है तो 1 माइनस अल्फा बचा, और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा बाई n, क्योंकि n कण मिलके एक कण बना रहा है तो अल्फा बाई n हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आफ्टर एसोसिएशन यानी संगुणन के बाद। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I बराबर होता है संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन के पहले कणों की संख्या। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बाई n अपान 1। अब इससे छोटा नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं। यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बाई n। ये फार्मूला हम यूज करते हैं कब, जब एसोसिएशन होता है। I क्या है, तो I है क्वांटा फैक्टर है,
अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। एन क्या है, तो एन कण मिल करके एक कण बनाते हैं, अर्थात अगर यह दो कण मिलकर बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो एन बराबर यहाँ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये था एसोसिएशन और इसकी हेल्प से हम आई की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, BaCl2 का डिसोसिएशन 92% होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। हम फार्मूला से भी ज्ञात करेंगे और समीकरण से भी, दोनों को ध्यान से देखें। यहां से आप देखें, ये हो जाएगा BaCl2, टूटता है क्या बनता है, Ba पर +2 चार्ज और 2Cl पर कितना, माइनस चार्ज। यहाँ पर कह रहा है 92%, तो हम इसमें 100 मान ले रहे हैं। टूटा नहीं है तो ये कितना है, 0। ये किस कंडीशन का है, तो ये B4 है पहले का, ठीक। अब इसके बाद यहां से आप पाएंगे बिफोर डिसोसिएशन है, यहां से देखें डिसोसिएशन है। अब कह रहा है कितना टूट जाए, 92%। इसमें से 92 निकल जाएगा, कितना बचेगा, तो 100 माइनस 92 कितना हो जाएगा, 8% बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 92 और यहाँ हो जाएगा 92 इंटू 2। अब इसके बाद चलें आई बराबर निकालें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। यानी तो कितना होगा, वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पहले की कणों की संख्या, तो जोड़ें तो यह हो जाएगा 8 + 92 और +2 इंटू या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 आया 5, पहले कितना है 100, सॉल्व कर लीजिए तो यह हो जाएगा 100, तो यह हो जाएगा 284 अपॉन 100 हो जाएगा, अर्थात आई बराबर कितना हो जाएगा 2.84, ये प्राप्त होता है। इस तरह से समीकरण एक बार और देखें, 100 पार्टिकल्स है, डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो इनका 0 0 है। अब कह रहा है इसका 92 हट जाए, तो 92 कहां से हट जाएगा, तो यहां से 100 जैसे देखें 100 माइनस 92 निकल जाएगा, कितना बचा 8 हो गया यहाँ पर, इसलिए हमने 8 लिख दिया यहाँ, तो 8 हो गया, ये 92 हो गया, ये 2 इंटू 92 हो गया। अब सब हल करने पर 2.84 प्राप्त होता है। अब इस साइड में आ जाइए, देखें कितना परसेंट का रहा, 92, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 92 अपान हो जाएगा 100। एक कण कई कण में टूट रहे हैं, तो 3 कण में, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा 3। अब फार्मूला रखें, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपान n माइनस 1। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.92 आ जाएगा, 0.92 इज इक्वल टू i माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू 1.84, तो i इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 2.84। चाहे इस फार्मूले से लगावें, अच्छा इस तरह से लगावें, दोनों का आंसर देखिए सेम आता है। तो ये था क्वेश्चन, BaCl2 का डिसोसिएशन 92% है, तो आठा फैक्टर i का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिनाल को जल में घोलने पर इसका 88% संगुणन होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखें सॉल्यूशन इसका निकाल रहे हैं, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखें कैसे सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा C6H5OH, इसको जब जल में घोलते हैं तो ये बन जाता है C6H5OH का होल ट्वाइस, अर्थात 2 कण एक कण में टूट जाता है, ये संगुणन होता है, डाइमर बनाता है। कह रहा है कि 100 पार्टिकल हम ले रहे हैं, इसका मान कितना होगा 0। ये क्या था, तो बिफोर एसोसिएशन था, एसोसिएशन।
अब इसके बाद पारा 88% संगुणित हो जाता है तो बचेगा कितना, 100 माइनस 88 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा 88 तो संगुणित हुआ लेकिन दो मिलके एक बन गया, तो यहाँ से देखेंगे 88/2 अर्थात 44 हो जाएगा। यहाँ से आफ्टर, यहाँ से देखेंगे एसोसिएशन, एसोसिएशन। अब इसके बाद क्या होता है, आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 44 आया पार्ट, बिफोर कितना था 100, सॉल्व कर लेंगे, यह हो जाएगा 56/100 इज इक्वल टू 0.56। तो ये प्राप्त होता है, आई इज इक्वल टू 0.56 प्राप्त होता है। दूसरा प्रोसेस देखें क्या करते हैं हम यहाँ से कि फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला में देखें n बराबर कितना है 2, क्योंकि डाइमर बनाता है, दो मिलके एक बनते हैं तो n बराबर 2 हो गया। अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 88% है, अर्थात अल्फा बराबर हो जाएगा 100 का 88/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.88। फार्मूला क्या होता है, y बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई कितना n, वैल्यू रखें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.88 और प्लस 0.88/2, यहाँ माइनस सही प्लस सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फा/2 हो जाता है। इस तरह से i इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 0.44 इज इक्वल टू 0.56 हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0.56 प्राप्त होता है। तो चाहे फार्मूला से डायरेक्ट निकाल लें या इस तरह से हल कर सकते हैं। ये 1/2 फैक्टर की वैल्यू थी i। यह सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन और अधिकांश क्वेश्चन चाहे कंपटीशन हो बोर्ड में, इससे फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखें, अगर कई बिलियन दिया हुआ है और उसमें यह पूछता है कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, किसका क्वथनांक अधिक होगा, किसका गलनांक अधिक होगा, किसमें वाष्प दाब का अनुमान किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखें क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, I और इंटू सी। I क्या है 1/2 फैक्टर और C क्या है मोलर कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम आती है, जिस सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम आती है, तो उस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों कंडीशन ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, उसके लिए मैक्सिमम होंगे। अर्थात जिस विलयन के लिए 2, 3, 4 जो भी विलयन दिए रहेंगे, I इंटू सी का मान निकालिए, और जिस विलयन के लिए I इंटू सी का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। पहला कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन देखें, जिस विलयन के लिए I और C का मान मैक्सिमम होगा, यहां से देखें मैक्सिमम होगा, तो उसका यहां से आप देखेंगे पहला वेपर प्रेशर और दूसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से देखें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जितना मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू, ये वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा मिनिमम होगा। यहां से देखें मिनिमम होगा, यानी I इंटू सी का मान जितना
अधिक होगा तो उस विलयन के लिए वह पर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। थर्ड केस देखें क्या होता है, तो थर्ड में यहां से आप आएंगे, देखें थर्ड केस क्या होता है। अगर I इंटू सी का मान मैक्सिमम है, मैक्सिमम है जिन विलयनों के लिए, जिस विलयन के लिए यह जितना ज्यादा होगा तो उस विलयन में आप देखेंगे डेल्टा टी और डेल्टा टी यहाँ बी कर दिया या एफ कर दिया, अर्थात लोअरिंग, यहां से देखें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, यह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही मैक्सिमम होता है। ये तीनों वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होता है। एक बार और देखें, 2, 3, 4 विलयन दिया रहता है, उसमें हमें निकालना रहता है कौन मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम काउंट करें I इंटू सी का जो गुणनफल है, अगर जिस विलयन के लिए जितना अधिक होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। दूसरा I इंटू सी का मान जितना अधिक होगा जिस विलयन के लिए तो उसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। और I इंटू सी का मान जिस विलयन के लिए जितना ज्यादा होगा, तो ये तीनों डेल्टा वाले टर्म हैं, डेल्टा पी, डेल्टा बी, डेल्टा एफ, ये तीनों जो होते हैं उनका मान उतना ही मैक्सिमम होता है। थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा दें, जहां I और C न दे करके I इंटू सी को लिख सकते हैं N/V, अर्थात मोलों की संख्या, इसमें यहाँ पर आप देखें विलेय के मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो उसमें ये C का मान बढ़ेगा और यह लिख सकते हैं हम I इंटू W M इंटू V। अगर ये भी पूरा I इंटू सी है तो अगर इसमें मोलर सांद्रता ना दे करके परसेंटेज में वैल्यू दे दिया है, ग्राम में दे दिया है, तो इसमें रख करके I इंटू सी का मान निकालते हैं। ये I इंटू सी है, निकालते हैं और इस कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। निम्न विलयन में किसका परासरण दाब कम होगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ना हम मोलरिटी देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, वो मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो कायदे से पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाता है, तब उसके बाद ये कम पूछ रहा है तो ध्यान दें। ये जो 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, चारों को ले लिया। अब ये रूल बताए थे सब में I इंटू सी का मान निकालें। यहाँ से आप देखें I इंटू सी बराबर पहले में क्या हो जाएगा, एक ये Cl है, एक कण कै कण में टूटता है 2, तो I का मान हो जाएगा 2 और इंटू M का मान कितना, मोलर कंसंट्रेशन 1, अर्थात हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इसके लिए देखिए I इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, ये यूरिया होता है ना, तो एसोसिएट होता है डिसोसिएट, तो उस कंडीशन में I का मान 1 हो जाएगा और इंटू 0.1 अर्थात 0.1 आएगा। तो I इंटू सी बराबर 3 कण में टूटेगा MgCl2, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। यहाँ से 3 SO4 बनेगा, 2 Al बनेगा, तो I इंटू सी बराबर 5 और इंटू हो जाएगा 0.1 0.5। अब इसमें सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, यहाँ से आप देखें इस विलयन की है, अर्थात यहाँ पर जब ये मान क्या है, मिनिमम है, इसका परासरण दाब भी क्या होगा, मिनिमम है। अगर प्रश्न में पूछता कि सबसे अधिक परासरण दाब किसका है, इसको देखेंगे इसमें आएगा तो परासरण दाब इसका, लेकिन प्रश्न में पारा कम होगा अर्थात यह कम आ रहा है, अतः यहाँ पर देखेंगे आंसर में क्या हो जाएगा 0.1
एम, यहाँ से देखें यूरिया हो जाएगा। यूरिया विलयन का परासरण दाब सबसे कम होगा। निम्न विलयन में वाष्प दाब का अवनमन किसमें अधिक होगा? तो यहाँ से आप देखें 4 विलयन दिए गए हैं, सब में आई इंटू सी का मान निकालें। तो आई इंटू सी बराबर यूरिया के लिए 1 होगा, तो यहाँ 1 इंटू 0.2 बराबर 0.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखें BaCl2 3 कण में टूटेगा, तो 3 कण में टूटेगा तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू सी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1 अर्थात 0.3 हो जाएगा। ग्लूकोज के लिए देखें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर I इंटू सी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 0.1 बराबर 0.1 हो जाएगा। यहाँ से 2 कण में टूटेगा तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ I का मान 2 गुणे 0.1 अर्थात 0.2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसका अधिक होगा, डेल्टा P का मान। तो अभी बताए थे कि I और C का मान जिसका ज्यादा होता है तो उसका डेल्टा P भी ज्यादा होता है। तो कौन सा ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए ज्यादा है, अर्थात आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा 0.1 m BaCl2 विलयन का वाष्प दाब का अवनमन सबसे ज्यादा।